आज की क्लास में हम सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये निकालना सीखेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स का। तो सबसे पहले ये सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सो इफ आई हैव एनी ऑब्जेक्ट, मेरे पास कोई इस शेप का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड शेप का ऑब्जेक्ट है। सपोज इट इज अ 2D लैमिना। 2D लैमिना का मतलब है कि इसके जो दो डायमेंशन है वो इसकी थिकनेस के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े हैं, इसकी थिकनेस काफ़ी कम है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम 2D लैमिना मान सकते हैं। जैसे हमारी खिड़कियों में जो काँच लगा होता है, उसको हम 2D लैमिना मान सकते हैं क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, उसका मोटापा बहुत कम होता है और उसकी हाइट और उसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है कंपैरिज़न में। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका इतना बड़ा साइज़ है, मुझे अगर इस पे कुछ एनालिसिस करना है, जनरली मैं इसको एक फ्री बॉडी की तरह मान के इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस बनाती हूँ। तो अगर मुझे इसको एक फ्री बॉडी मानना है या मुझे ऐसा मानना है कि इसको मैं एक पॉइंट कंसिडर करूं, तो मुझे एक ऐसा पॉइंट लगेगा जहां मैं मान सकती हूँ कि इसका सारा एरिया कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। जनरली 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए, 2D फिगर्स के लिए सेंट्रॉइड वर्ड यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करूं, तो बहुत ही कॉमन सेंस कहता है कि बिल्कुल इसके ठीक बीच में मैं इसका एरिया कॉन्सेंट्रेटेड मान सकती हूँ कि हाँ, यहाँ से मैं इस पे मान सकती हूँ कि इसको मैं इस फिगर का सेंट्रॉइड लूँगी। तो जनरली सेंट्रॉइड जो होता है वो 2D फिगर्स के लिए ऐसा पॉइंट जिस पे सारा का सारा एरिया कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम है, ठीक है, इसका मतलब अब मैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर आ गई जिसका कोई एक डायमेंशन बहुत छोटा नहीं, तीनों डायमेंशन सब्सटैंशियल डिस्टेंस के हैं। उस केस में हर ऑब्जेक्ट जिसका कोई वॉल्यूम होता है उसका वेट होता है। ओके, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इफ सम ऑब्जेक्ट हैज वॉल्यूम देन इट डेफिनेटली हैज मास, एंड इफ इट हैज मास देन इट हैज वेट। वेट बेसिकली क्या होता है? वेट वो फोर्स होता है, जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, वैसे ही वेट भी एक फोर्स है विच इज मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये वेट क्या होता है? वो फोर्स जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पुल से अर्थ की सेंटर की तरफ खींचा जाता है। डेफिनेटली जिसका ज्यादा मास है वो ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी है, उस पर ज्यादा वेट लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट ज्यादा जल्दी नीचे पहुंचता है। मतलब अगर मैं एक छत से एक भारी ऑब्जेक्ट और एक हल्के ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूं, तो भारी ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे पहुंचता है बिकॉज उसका वेट ज्यादा है, वेट लगने वाला फोर्स होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली वो पॉइंट होता है जिसको मैं अज्यूम करती हूँ कि हाँ, इस पॉइंट से मेरा वेट लग रहा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है और ये वो पॉइंट है विच आई कैन अज्यूम दैट माई वेट इज एक्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर कि सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। अब अगर मेरे पास कोई इरेग्युलर फिगर है और मुझे उसका सेंट्रॉइड निकालना है, तो एक तरीका तो ये है कि जैसे मैंने इसमें यहाँ पे एक होल पंच कर दिया और इस होल से, एक कीले से मैंने इस होल के अंदर इस ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर दिया। तो ये कुछ टाइम के बाद ऐसे 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 ऑसिलेट करके एक इक्विलिब्रियम पोजिशन अटेन करेगा। तब मैं इसको एक दूसरे पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी, सपोज एम एन करके इसकी स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है। उसके बाद मैंने एक दूसरी जगह से इसका होल पंच किया, फिर इस होल से वापस एक हुक से इसको सस्पेंड कर दिया। वापस से कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम रीच करेगा, सपोज ये पॉइंट है पी। तो मैंने ये पाया कि पी पे जब मैंने इसको सस्पेंड किया और इसने इक्विलिब्रियम अटेंड किया, तो मैंने वर्टिकल लाइन बनाई पी क्यू, ऐसे एक्सटेंड की कि एम एन को कट करे। उसी तरह से मैं एक अनदर पॉइंट ए से इसको सस्पेंड कर सकती हूँ और मैं ऑब्जर्व करूंगी कि ए से बी तक जो मेरी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो आई विल ऑब्जर्व कि ये सारी की सारी लाइंस जो है ये एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही है, एक सिंगल पॉइंट से कट हो रही है। इस पॉइंट को मैं कहूंगी इस 2D लैमिना का सेंट्रॉइड। ये एक तरीका हुआ सेंट्रॉइड निकालने का। इसके अलावा दूसरा तरीका ये कहता है कि जितना भी आपको फिगर, कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिया है, आप उसको सिंपल फिगर्स में डिवाइड कर लीजिए और फिर उसका सेंट्रॉइड निकालिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल फिगर्स का सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाता है। या अगर मेरे पास एक सिंपल सा रेक्टेंगल है, तो मेरा कॉमन सेंस कहता है कि हाँ, इसकी जो पूरी डेप्थ है, इसकी डेप्थ के ठीक बीचों बीच इसका सेंट्रॉइड आएगा और यहाँ से भी विड्थ के ठीक बीचों बीच रहेगा। तो अगर इसकी डेप्थ डी है और विड्थ बी है, तो यहाँ ठीक बीचों बीच, यानी कि यहाँ से b/2 और यहाँ से d/2, या फिर यहाँ से d/2 यहाँ से b/2 पर इसका सेंट्रॉइड आएगा।
जनरली सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन इसके बीच में डिफरेंस आपको क्लियर होना जरूरी है। उसी तरह से अगर मेरे पास एक सर्कल है तो जाहिर सी बात है इसका सेंट्रॉइड इसके सेंटर में होगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अगर डायमीटर डी है तो d/2 पे होगा, अगर रेडियस आर है तो आर पे होगा। ठीक है, तो ये d/2 पे इसका सेंट्रॉइड होगा। हाँ, अगर मैं इसको कट कर लूँ, इसको सेमी सर्कल बना दूँ, तो क्या हो गया, मेरा थोड़ा सा एरिया जो है ये नीचे का शिफ्ट हो गया, नीचे का पूरा हट गया एरिया, सिर्फ ऊपर में एरिया है, तो डेफिनेटली मेरा जो सेंट्रॉइड है वो होता है सेंटर ऑफ एरिया, जो एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो, तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये मेरा सेंटर ऑफ सर्कल था, इसी लाइन पे थोड़ा सा ऊपर मेरा सेंट्रॉइड आता है, और कितना ऊपर आता है, ये जो डिस्टेंस है ये होती है 4r/3π, तो ये r होता है इसका रेडियस। ठीक है, अब अगर ये 4r/3π सेमी सर्कल के लिए है, तो क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाता है, क्वाड्रेंट में वापस मेरा एरिया जो है वो यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो मेरा सेंट्रॉइड इस तरह से थोड़ा सा राइट में भी शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये कितना राइट में शिफ्ट हुआ और कितना ऊपर शिफ्ट हुआ, तो ये दोनों डिस्टेंसेस होती हैं 4r/3π। इसको पॉइंट, अगर आप 4/3π को निकाल लेंगे तो ये 0.424 के करीब आएगा, तो हम इसको 4r/3π लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, कई बार ट्रायंगुलर शेप भी आता है। तो ट्रायंगल के केस में आपको पता होगा कि ऐसे आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कि मीडियंस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो सेंट्रॉइड होता है। तो जनरली ये जो हाइट अगर h है, तो इस हाइट से h/3 पर इसका सेंट्रॉइड होता है, एक ट्रायंगल का h/3 पर। ठीक है, और अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, कई बार राइट एंगल ट्रायंगल का कैसा था और बहुत बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए, अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब मेरे पास ये भी हाइट हो गई, ये भी हाइट में मान सकती हूँ कि ये एंगल 90 डिग्री, तो मेरा जो सेंट्रॉइड होता है वो यहाँ आता है। अगर ये मेरा बेस है और ये मेरी हाइट है, जो भी डिस्टेंस दिया है, तो ये यहाँ से इस हाइट से h/3 पे आएगा, और यहाँ से इस बेस से b/3 पे आएगा। ओके, तो ये कुछ मेरे सिंपल फिगर्स के सेंट्रॉइड है। उसी तरह से अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूं, इफ आई स्पीक ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन आई हैव टू स्पीक ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो मैं 3 डायमेंशनल फिगर्स में सपोज मैं लेती हूँ एक इस तरह से सिलेंडर, तो इसका सेंट्रॉइड डेफिनेटली इसकी हाइट के बीच में आएगा। अगर मैं क्यूबॉइड लेती हूँ या रेक्टेंगुलर क्यूब लेती हूँ, या रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड लेती हूँ या क्यूब लेती हूँ, तो इसका सेंट्रॉइड भी इसके बीचों बीच आएगा। हाँ, अगर मैं राइट सर्कुलर कोन की बात करूँ, जैसे मैंने ट्राइंगल लिया तो उसका 3D इंटरप्रिटेशन में राइट सर्कुलर कोन लेती हूँ, और इसकी हाइट अगर h है, तो उस केस में ये h/3 पर नहीं h/4 पे एक्ट करता है, अगर ये 3 डायमेंशनल कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, तो यहाँ से h/4 पर इसका सेंट्रॉइड होता है। तो ये कुछ सिंपल फिगर्स के सेंट्रॉइड है। अगर स्फीयर है इस तरह से 3 डायमेंशनल स्फीयर, तो इसका सेंट्रॉइड इसके ठीक बीचों बीच होगा। और अगर स्फीयर को मैंने आधा काट दिया इस तरह से, स्फीयर को मैंने आधा काट दिया, कोई भी एक हेमिस्फीयर ले लिया, तो इसका सेंट्रॉइड जो है ये आएगा 3r/8 ऊपर, सेंटर से ऊपर में वर्टिकली अपवर्ड्स 3r/8। तो ये मेरे कुछ बेसिक फिगर्स के सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अब हम सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। जब भी आपको कोई फिगर दिया हो, तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि वेदर दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, इफ आई ट्राई टू कट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर, अगर मैं इसको सेंटर से वर्टिकली काटूं, तो क्या काटने के बाद मेरा लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन पे ओवरलैप कर रहा है? नहीं कर रहा है। उस केस में मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो वाई एक्सिस से वर्टिकली सिमेट्रिकल नहीं है। और साथ ही साथ मैं इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर से काटूंगी एक्स एक्सिस से। अब मैंने इसको काटा और मैंने देखा क्या ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन पे ओवरलैप कर रहा है? नहीं कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स मेरा जो सेंट्रॉइड है या मेरा जो फिगर है वो ना एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है ना वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है, किसी भी शेप से मेरा फिगर सिमेट्रिकल नहीं है। उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ? उस केस में मुझे पहला मैंने जो चेक लगाना था, फर्स्ट माई चेक वॉज टू सी इफ माई ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल। तो मैंने देख लिया सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो दूसरे केस में मैं क्या करूंगी, मैं मेरे रेफरेंस एक्स और वाई एक्सिस मार्क करूंगी। अगर सिमेट्रिकल है तो मुझे रेफरेंस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस सिमेट्री वाला लेना पड़ेगा। सिमेट्रिकल नहीं है तो मैंने जानबूझ के ऐसा केस लिया जो सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसके बेस से मैं मेरा रेफरेंस एक्स एक्सिस मानूंगी, और यहाँ से
यहाँ से इसका रेफरेंस वाई एक्सिस मानूंगी। देखिए रेड में मैंने इसका रेफरेंस वाई एक्सिस बना दिया है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। सेकंड स्टेप मेरी होगी, मैंने रेफरेंस एक्स और वाई एक्सिस ले लिया। अब एनालिसिस करने के लिए थर्ड स्टेप मेरा ये है कि मुझे इस बड़े से फिगर को सिंपल फिगर्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी डॉटेड लाइन बनाकर इसे सिंपल फिगर्स में डिवाइड कर रखा है। देखिए सबसे पहले ये मेरा सिंपल फिगर है 1, एक सेमी सर्कल। सेकेंड मेरा ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए, डिजिट्स नहीं दिए हैं या कोई ABCD नहीं दिया है, आप चाहें तो दे सकते हैं। और ये मेरा थर्ड फिगर है एक ट्राइंगल। तो आइए मैं एक टेबल बनाती हूँ और टेबल के थ्रू मैं पता करते हैं कि इसका सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाएगा। तो टेबल अगर मुझे बनानी है तो सबसे पहला मेरा कॉलम रहेगा फिगर का, ठीक है। फिगर में मैं बनाती हूँ, सबसे पहला मेरा फिगर है सेमी सर्कल 1। तो दिस इज माय फर्स्ट रो सेमी सर्कल 1। सेकंड रो में मेरा आता है नेक्स्ट फिगर जो कि आएगा रेक्टेंगल 2, और उसके बाद मेरा आएगा थर्ड फिगर थर्ड रो में जो कि आएगा ट्रायंगल 3। तो ये मेरे 3 फिगर्स हैं। इन 3 फिगर्स से अगर मुझे निकालना है फिगर का सेंट्रॉइड तो इन 3 फिगर्स से मुझे एनालिसिस आगे करना पड़ेगा। फिगर के बाद सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया, और यहाँ पर सारे डायमेंशन mm में हैं तो एरिया आएगा mm स्क्वायर में। तो देखिए सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर रेडियस जो है, रेडियस 20 है तो पाई इंटू 20 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। पाई इंटू 20 स्क्वायर बाय 2 आधा होता है सर्कल का। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगी तो ये मुझे मिलेगा 11.5 के करीब। आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। दूसरा मेरे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायमेंशन है मेरे पास 80 एंड 40। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 3200। और तीसरा मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है मेरा 40 और हाइट है 40। यहाँ से आप देख सकते हैं मुझे बेस 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो हाफ इंटू 40 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 800। तो मेरे पास तीनों फिगर्स के एरिया आ गए। अब मैं निकालूंगी तीनों फिगर्स के सेंट्रोइडल डिस्टेंसेस, दैट इज x बार एंड y बार। अब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज वर्टिकल डिस्टेंस सो इट इज y बार, एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सो इट इज x बार, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि मेरा जो सेमी सर्कल है इसका सेंट्रॉइड 4r बाय 3 पाई ऊपर होता है, यहाँ से 4r बाय 3 पाई ऊपर होता है, ठीक है। अब मैंने इसका पहला सेंट्रॉइड मार्क कर लिया G1। अब इस पॉइंट का पहले फिगर के सेंट्रॉइड का डिस्टेंस मेरा x एक्सिस से कितना है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है मेरा 20। तो G1 का y बार यानी कि G1 का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस यानी कि y बार निकल के आता है 20। उसी तरह से जीवन का x बार कितना निकल के आएगा, आप ये देखिए जो जीवन है ये इस सेमी सर्कल के बेस से 4r बाय 3 पाई ऊपर है, और मुझे इस जीवन का डिस्टेंस निकालना है मेरे y एक्सिस से। तो क्या होगा, पूरे सेमी सर्कल के बेस का y एक्सिस से डिस्टेंस है 20। तो 4r बाय 3 पाई अगर मैं 20 में से घटा दूं, इफ आई रिड्यूस 20 में से 4r बाय 3 पाई तो आई विल गेट दिस वैल्यू। तो मेरी फाइनल वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो ये निकल के आती है 11.5। सॉरी यहाँ पर आंसर जो आ रहा है 11.5 नहीं आ रहा है, इट इज 314, ठीक है। यहाँ पर आंसर आ रहा है 314। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेमी सर्कल का जो सेंट्रॉइड है वो मैंने निकाल लिया है। आई फाउंड आउट द सेंट्रॉइडल डिस्टेंसेस ऑफ माय सेमी सर्कल। आगे बढ़ती हूँ मैं। आगे मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट फिगर 2 का सेंट्रॉइड। तो फिगर 2 का सेंट्रॉइड मेरा आएगा यहाँ पर रेक्टेंगल के ठीक बीचों बीच, दैट इज G2। अब इस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना निकल के आएगा, 40 का आधा यानी कि 20। तो नेक्स्ट फिगर का जो y बार है वो हो जाएगा 40 का आधा यानी कि 20। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस मेरे y एक्सिस से कितना निकल के आएगा, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 80 का आधा दैट इज 40, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 20। तो 40 प्लस 20 निकल के आता है 60, तो ये आएगा यहाँ पर 60। और उसी के साथ साथ मेरा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल मेरा होता है सेंट्रॉइड इसका होता है बेस से h बाय 3 पर। तो यहाँ से 40 बाय 3 पर मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का CG, ठीक है। तो अब इस CG का डिस्टेंस मेरे बेस से यानी कि x एक्सिस से कितना हो जाएगा, पूरा ये हाइट है 40 प्लस 40 बाय 3, तो 40 प्लस 40 बाय 3 यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 53.33।
इसका आंसर है 53.33। और इसका G3 का डिस्टेंस, मेरा जो थर्ड फिगर है इसका G3 का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, तो यहाँ देखिए इस फिगर में डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20, फिर ये 40, फिर ये 20, तो 20 और 40 और 20 यानी कि 80। तो यहाँ पर मेरा ये फिगर, ये टेबल मेरा कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए, अगर मुझे, अब नेक्स्ट स्टेप है मेरा सेंट्रॉइड निकालना। तो अगर मुझे इस फिगर का सेंट्रॉइड निकालना है और इस सेंट्रॉइड का x बार निकालना है, तो x bar of my centroid will be summation of ax bar upon summation of a, यानी कि मैं यहाँ पर a और x bar को मल्टीप्लाई करूंगी। जैसे 314 into 11.5 is my first ax bar, then 3200 into 60 is my second ax bar, और 800 into 80 is my third ax bar। इसको मैं टोटल एरिया से डिवाइड करूंगी। टोटल एरिया मेरा कितना है, 314 plus 3200 plus 800। So if I solve this on the calculator, अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगी तो मुझे मेरे फिगर का जो CG है उसका x बार मिल जाएगा, और अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करती हूँ तो मुझे x बार मिलता है 56.87 mm। अब इसको कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। देन यू गो फॉर y बार ऑफ CG। अगर मुझे CG का y बार निकालना है तो उस केस में मैं करूंगी समेशन ऑफ a y बार अपॉन समेशन ऑफ a, दैट इज इक्वल टू, अगेन मैं वापस 314 इंटू 20 प्लस 3200 इंटू 20 प्लस 800 इंटू 53.3 अपॉन टोटल एरिया, दैट इज पूरा टोटल एरिया, दैट इज 314 प्लस 3200 प्लस 800। अगर मैं इसको वापस कैलकुलेटर पे सॉल्व करती हूँ तो मुझे मेरे सेंट्रॉइड का y बार मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25.76 mm। ठीक है, तो अब आप देखिए इस फिगर पे वापस आइए। इस फिगर पे आप देखिए मेरा जो y बार है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है, वो है कहीं 25.76 mm ऊपर। तो यहाँ से मैं 25.76 mm ऊपर एक लाइन बनाऊंगी। इसी तरह से मेरा जो x बार है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, वो आ रहा है 56.87। तो 56.87 की दूरी पर मैं एक दूसरी लाइन बनाऊंगी। मेरे y बार से 56.87 की दूरी पर मैं एक दूसरी लाइन बनाऊंगी, और जब इन दोनों का जंक्शन होगा, जिस पॉइंट पर इन दोनों का जंक्शन होगा, दैट विल बी माय सेंट्रॉइड फॉर द फिगर। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पर इस फिगर का सेंट्रॉइड निकाला है, और सिर्फ यहाँ तक कैलकुलेशन करके नहीं छोड़ना है, आपको उसको फिगर में लोकेट करना है। आई होप यू हैव गॉट दिस। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मुझे ऐसा दिया हुआ है कि एक फिगर है और इसमें से एक सेमी सर्कल काटा है। तो ओरिजिनली दिस वाज अ रेक्टेंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, बट इसमें से एक सेमी सर्कल काटा हुआ है। तो अब आप देखिए ये फिगर वापस, अगर मैं इसको सेंटर से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली काटूं तो ये ना हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल है ना वर्टिकली, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। तो मैं मेरा रेफरेंस एक्स एक्सिस लूंगी यहाँ पर और रेफरेंस वाई एक्सिस लूंगी यहाँ पर। फिर मैं इन फिगर्स को सिंपल फिगर में डिवाइड करूंगी। तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैंने इस रेक्टेंगल को लिया है। अब यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल काटा है इसको भी मैं एक फिगर कंसिडर करूंगी और रेक्टेंगल को मेरा थर्ड फिगर कंसिडर करूंगी। बट क्योंकि ये एरिया काटा हुआ है तो मैं इस काटे हुए एरिया को नेगेटिव लेके चलूंगी। अब आप देखिए, सबसे पहले मैंने वापस टेबल बनाना शुरू किया, सारे फिगर्स नोट डाउन कर लिए। पहला फिगर है मेरा रेक्टेंगल 1, दूसरा फिगर है मेरा सेमी सर्कल 2। यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, बट अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको प्रॉपरली इसको लिखना है। और तीसरा फिगर है मेरा ट्रायंगल 3। दीज आर माय 3 फिगर्स। अब हर फिगर का सबसे पहले निकाला जाएगा एरिया। ठीक है, हर फिगर का सबसे पहले निकाला जाएगा एरिया। यहाँ पे सारे डायमेंशन मुझे सेंटीमीटर में दिए, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आएगा। तो रेक्टेंगल का डायमेंशन मुझे दिया है 30/25, तो 25 3 जा 75, तो 750 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। दूसरा, मुझे सेमी सर्कल का एरिया निकालना होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 से मैं निकालती हूँ। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, दैट इज पाई इंटू 15 स्क्वायर बाय 2, that comes out to be in the calculator 353.4। and triangle का एरिया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 20 इंटू 25, तो हाफ इंटू 20 इज 10, तो 10 इंटू 25 कम्स आउट टू बी 250। मैं कम से कम कैलकुलेटर का यूज करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जितना आप कैलकुलेटर का कम यूज करते हैं आपकी स्पीड उतनी बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद निकालने में जो सेंट्रोइडल डिस्टेंसेस, ध्यान रहेगी सेमी सर्कल का एरिया में जो माइनस में लेना है।
अब मैं निकालूंगी सेंट्रोइडल डिस्टेंसेस, तो मेरे रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड आएगा वो आएगा यहाँ कहीं बीच में। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज वाई बार निकल के आता है 30 का आधा दैट इज 15, और एक्स बार इसका निकल के आता है 25 का आधा दैट इज 12.5। सिंपल है। उसके बाद मैं दूसरा आती हूँ मेरे सेमी सर्कल पे, जो है मेरा 4r/3π ऊपर, दैट इज 4 × 15/3π। तो 4 × 15/3 इज 20/π ऊपर, यहाँ से 20/π ऊपर। तो अब हम if I try to calculate the centroidal distances, in that case this will be equivalent to, when I calculate the centroidal distances, this will be equivalent to, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से तो पूरा का पूरा 15 है, तो वाई बार तो आ जाएगा 15, लेकिन अगर मैं एक्स बार निकालना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से 4r/3π कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 6.37। तो इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से है 4r/3π दैट इज 6.37। उसी तरह से मेरा जो राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है वो यहाँ कहीं है, तो वो यहाँ से 20/3 ऊपर, ये जो डिस्टेंस है ये है 20/3, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये है 25/3। तो सिंपली मेरा जो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज एक्स बार आ रहा है, वो तो यहाँ पे सिंपल निकल के आ रहा है 25/3 दैट इज 8.3। और यहाँ से अगर मुझे एक्स बार निकालना है, ये जो मेरा इसका सेंट्रॉइड है G3, इसका मुझे अगर वाई बार निकालना है तो ये निकल के आता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निकल के आता है यहाँ से यहाँ तक 30, और यहाँ से 20/3, तो 30 + 20/3 दैट कम्स आउट टू बी 36.67। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं एक्स बार ऑफ सी जी और वाई बार ऑफ सी जी कैसे निकाला जाता है। एक्स बार ऑफ सी जी के लिए अब मुझे क्या करना है, समेशन ऑफ ए एक्स बार अपॉन समेशन ऑफ ए। समेशन ऑफ ए एक्स बार मैं कैसे निकालूंगी, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से। पहला जो फिगर है ये मेरा रेगुलर फिगर है, तो a × एक्स बार मैंने निकाल लिया रेक्टेंगल का। दूसरा सेमी सर्कल मेरा काटा हुआ है और इसका एरिया माइनस में है, तो माइनस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल इंटू एक्स बार ऑफ सेमी सर्कल, ये लूंगी मैं। और साथ ही में मेरा राइट एंगल ट्रायंगल माइनस में नहीं है, ये फिगर है, तो 250 × 8.3। और यहाँ पर जब मैं समेशन ए निकालूंगी तो समेशन ए कैसे निकालूंगी, 750 माइनस 353.4 प्लस 250। ठीक है। जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, कीपिंग इन माइंड द माइनस साइन ऑल्सो फॉर द डिडक्टेड फिगर और द कट सेमी सर्कल, उस केस में यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स बार एज 14.23। इसको जरूर कैलकुलेटर पे करके देखिएगा वेदर योर आंसर इज मैचिंग विद दिस और नॉट। और अगर ये आंसर गलत है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आंसर गलत है, और क्या सही आंसर आ रहा है वो मुझे बताइए। एंड सिग्मा ए वाई बार अपॉन ए में हम सिंपल वही करेंगे, 750 × 15 माइनस 353.4 × 15 प्लस 250 × 36.63। इसको डिवाइड करेंगे हम टोटल एरिया से, टोटल एरिया निकल के आता है 750 माइनस 353.4 प्लस 250। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा 23.37 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए इस पे मैं फिगर पे इसके सेंट्रॉइड को लोकेट करूंगी, वाई बार दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये आता है यहाँ कहीं 23.67 सेंटीमीटर ऊपर, मैंने एक लाइन खींच दी 23.37 सेंटीमीटर ऊपर, और यहाँ से मैंने 14.23 सेंटीमीटर यानी 15 से थोड़ा सा पहले, यानी कि 14.23 सेंटीमीटर दूरी पर मैंने एक दूसरी लाइन खींची थी 14.23। अब मैं जब इसका जंक्शन बनाती हूँ यहाँ पर, तो ये मुझे मिलता है मेरे फिगर का सेंट्रॉइड दैट इज जी। तो हमने यहाँ दो एग्जाम्पल लिए, आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरह से सॉल्व करना है। तो दिस वाज माय वीडियो फॉर टुडे टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड फॉर कॉम्प्लेक्स फिगर्स। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स का निकालना सीखेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये समझ में आया कि हमने कैसे सॉल्व किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय।